मेंबर्स इन राज्यसभा बैलेट से होता है। आप मेरे स्टेटमेंट को बताइए, वो यस और नो में आपको जवाब देना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान से होता है, हाँ या ना, ये आपको बताना है। यानी कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है उसके लिए सीक्रेट बैलेट का यूज होता है क्या, हाँ या ना, तो आप सबने कहा यस होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है कि राज्यसभा के लिए दो चीजें तो सेम है, लेकिन इनका जो मतदान होता है ना वो आपका गुप्त नहीं होता है। गुप्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब जिस पार्टी के विधानसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं तो वो पार्टी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो जिस पार्टी के लिए वो विधायक है तो उसी पार्टी के राज्यसभा मेंबर के लिए वोट करना चाहिए उनको, हाँ या ना। जैसे कि और छोटा सा उदाहरण आपको बताया, यूपी में 31 सीट है राज्यसभा के लिए। कितनी सीट है? 31 सीट है। और यूपी में मान के चलिए इसी वजह से जो है 5 सीट मतलब 5 लोग जो है राज्यसभा के वो रिटायर हो गए। यानी कि प्रत्येक आपका 2 वर्ष में होते हैं एक तिहाई लोग, उसमें से ऐसा था पूरी राज्यसभा के होते हैं वो एक तिहाई, ऐसा नहीं यूपी के एक तिहाई। तो उस एक तिहाई में से कुछ ऐसा हुआ कि 5 सीट जो है वो खाली हो गई। और 5 सीट अगर खाली हो गई या 2 सीट मान लो, क्या मान लेंगे, 2 सीट किसी वजह से खाली हो गई यहाँ पर, और उन 2 सीटों के लिए चुनाव है राज्यसभा का, तो कौन भाग लेंगे इसमें? यूपी की राज्यसभा की सीटों का चुनाव जब हो रहा है तो क्या केरल की विधानसभा के लोग भाग लेंगे? आप कहोगे नहीं, इसमें भाग लेंगे यूपी विधानसभा के सदस्य। और यूपी की विधानसभा में सदस्य होते हैं 403। यूपी विधानसभा में कितनी सीट है? वो 403 सीट है। यानी यूपी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो हमने कहा कि जब ये लोग वोट डालेंगे कि भाई ये कहेंगे कि हम तो इस व्यक्ति को चुनना चाह रहे हैं, 2 सीट है, 2 सीट है, तो 2 सीट पर एक सीट और दूसरी सीट, 2 सीट हो गई। तो 2 सीट पर एक तो ऐसा होगा बीजेपी अपने मेंबर को भेजना चाह रही होगी, यानी एनडीए गठबंधन। तो मुझे बताइए क्या विपक्ष भी अपने व्यक्ति को चुनाव लड़ाएगा यहाँ पर या नहीं लड़ाएगा? यानी कि इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का गठबंधन है वो भी तो सोचेगा कि हमारा व्यक्ति चला जाए राज्यसभा में। आप कहेंगे हाँ, यानी कि प्रत्येक सीट पर हम मान लेते हैं कम से कम, क्योंकि अगर एक व्यक्ति रहेगा सीट पर तो खुद ही बन जाएगा सदस्य, क्योंकि कोई आपका फिर तो चुनाव का मतलब ही नहीं बनता किसी प्रकार का, अगर एक ही व्यक्ति है तो। 2 व्यक्ति हो गए हैं फिर तो एक को तो बोलते हैं निर्विरोध, यानी कि उसके कोई अपोजिशन में फिर बचा नहीं। यानी कि एक सीट पर 2 व्यक्ति हैं। अब जो 2 व्यक्ति हैं तो यहाँ पर एक तो हो गया आपका बीजेपी गठबंधन वाला, ठीक है, एनडीए गठबंधन बोले, एक कांग्रेस के गठबंधन वाला हो गया, एक बीजेपी गठबंधन वाला, एक कांग्रेस के गठबंधन वाला। तो जो यूपी की विधानसभा के सदस्य भाग दे रहे हैं तो जो बीजेपी से विधायक है वो किसको वोट देगा? बीजेपी से जो विधायक है वो किसको वोट देगा? बताइए जरा, बीजेपी से जो विधायक है वो किसको वोट देगा? तो आप कहेंगे कि वो वोट देगा किसको, मतलब व्यवहारिक बात करें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर, किसको वोट देगा? तो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट देगा, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल देगा भैया वोट उसी को। तो जब वो उसको वोट दे रहा है और मान के चलिए तो अगर मतदान जो है खुला नहीं होता, मतदान जो है खुला नहीं होता, इसको अगर खुला ना किया जाए तो फिर क्या होगा? तो इसको हमने बोल दिया कि आंशिक खुला मतदान होता है। अभी इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि अगर एक आंशिक खुला मतदान नहीं होता तो विधायकों की खरीद फरोख्त होती या नहीं होती? क्या बोलेंगे? आपका इसको बोलते हैं पार्शियल ओपन वोटिंग। पार्शियल ओपन वोटिंग इसको हम कहते हैं, पार्शियल ओपन वोटिंग। तो जो बीजेपी वाले हैं किसको खरीदते फिर? अगर मान के चलो इनको लग रहा है कि हमको किसी विधायक का मत चाहिए तो उसको पैसे देकर के खरीद फरोख्त होती या नहीं होती? आप कहेंगे बिल्कुल चांसेस थे। ऐसे ही कांग्रेस वाले खरीदते या नहीं खरीदते? तो आप कहेंगे बिल्कुल खरीदते। इस तरह की खरीद फरोख्त में वो शामिल हो जाते और व्यक्ति जो है चुना तो किसी पार्टी से गया है और अपने दल को बदल लेता है, यानी अपने मत को बदल लेता है, ठीक है। और इनको हम जब आपको दल बदल समझाएंगे, जब 52वां संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे तब और विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं। इतनी बात समझ में आई? अब इसको समझना है, बहुत दिन से आप इसको पढ़ रहे हैं, एकल संक्रमण मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो मैंने आपसे कहा है राष्ट्रपति के चुनाव को तो हम जानेंगे। सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, आपको एफपीपीएस पता है या नहीं पता है? तभी आप इसको समझ पाएंगे। एफपीपीएस, सारे दोस्त बताना एफपीपीएस में मैं एक स्थिति दूंगा आप। तो फरवरी में तो सत्र शुरू हुआ और मई में क्या हुआ? सत्र समाप्त हुआ। तो सत्र जब समाप्त होगा तो क्या होंगे? जो सदन के अध्यक्ष होंगे, जैसे लोकसभा में कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा में कौन होते हैं? राज्यसभा में होते हैं सभापति। तो वो जब ये कहते हैं कि हमारी बैठकें समाप्त हो चुकी हैं, हमें बजट सत्र में जो काम करना था वो हमने कर लिया, जो कानून हमको बनाने थे वो हम बना चुके, अब हमारे जो काम है वो समाप्त हो चुका है, राष्ट्रपति साहब को इस बात के लिए बताते हैं, राष्ट्रपति साहब घोषणा कर देते हैं सत्रावसान की। उससे सत्रावसान का अधिकार है वो किसको है? भाई जो सदन के प्रमुख होंगे लोकसभा या राज्यसभा के, वो राष्ट्रपति से कहेंगे और राष्ट्रपति साहब कैसे देते हैं सेशन इज एंड, ये राष्ट्रपति साहब को अधिकार है, ये सत्र समाप्त हो जाएगा। ओके। विघटन का अधिकार, विघटन कब होगा? तो विघटन राज्यसभा का तो होता नहीं कभी भी, लोकसभा का किन स्थितियों में होगा वो मैं आपको बता चुका हूं कि उसको डिसॉल्व कैसे किया जाएगा। बात क्लियर है? तो डिसॉल्व करने का अधिकार भी किसको होगा? वो भी साथी आपका राष्ट्रपति को होगा। मैंने कहा था या तो प्रधानमंत्री की सलाह से कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसी सलाह क्यों देंगे कि भैया आपका लोकसभा को आप विघटित कर दें? ये कल हमने बात की थी। कारण क्या है? विश्वास, जो उनका जो आपका विश्वास प्रस्ताव है, विश्वास मत है, उसको वो खो दें। इफ दे लूजेस द कॉन्फिडेंस, ठीक है, विश्वास को वो खो दें तो आपका उससे पहले उसको विघटित कर लिया। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास में। स्थगन के अधिकार किसके पास में है? सदन के प्रमुख के। तो लोकसभा में तो किसके पास होंगे? स्पीकर के पास होंगे। लोकसभा में कौन कर सकता है? स्पीकर। और राज्यसभा में अधिकार किसको होगा? सभापति को होगा, सभापति को होगा। यानी कि आपका यहाँ पर तो स्पीकर कर सकते हैं और यहाँ पर कौन करेंगे? यहाँ पर चेयरमैन करेंगे। इसको प्रमुख को स्पीकर कहते हैं और उसको क्या कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं मैं थोड़ा सा? तो मैंने कहा विघटन इसका कभी नहीं हो सकता। तो स्थगन हो सकता है क्या? हाँ जी। जब राज्यसभा का कोई सत्र चल रहा हो तो उसका सत्रावसान हो सकता है। हाँ जी। सभापति महोदय कहेंगे किसी राष्ट्रपति से कि सत्र का जो काम है वो खत्म हो चुका है, आप इसको अब एंड कर दीजिए, सेशन को एंड कर दीजिए। सत्र का अवसान, अवसान का मतलब ही होता है समाप्ति। विघटन लोकसभा का होगा, किन स्थितियों में होगा वो बात कर चुके, राज्यसभा का कभी नहीं होगा। तो राज्यसभा का मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका जो विधानसभा थी उसने पहले ही खोज लिया था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। तो उन्होंने क्या कर दिया था शुरुआत में ही, ये व्यवस्था की गई कि 1952 में तो पहली लोकसभा का गठन हुआ, तो 1952 में ये व्यवस्था की गई कि जो कुछ लोग यहाँ पर बनेंगे वो 2 वर्ष के लिए होंगे, 2 वर्ष के लिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 4 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो 6 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। पहले ही व्यवस्था कर दी गई। अब कोई आदमी क्यों चाहेगा कि भाई मैं 2 वर्ष तक रहूं, मैं 4 वर्ष तक रहूं, या सब चाहेंगे ना फुल टर्म्स के लिए रहें, 6 वर्ष के लिए रहें। आपसे कहा जाए कि आपको सांसद, आप आज तो ये कह सकते हैं ठीक है जी कोई नहीं 2 साल का ही बना दो, लेकिन जब आपके अंदर वो योग्यताएं होंगी तो आप क्या चाहोगे कि फुल टर्म के लिए रहें, यही चाहेंगे ना। तो फिर 2 वर्ष के लिए क्यों? तो इसका इंतजाम क्या किया उन्होंने? उन्होंने बोला कि इसको हम लॉटरी सिस्टम से करेंगे। यानी आप राज्यसभा के सब चुन के आए सारे लोग जितने भी थे राज्यसभा में, सबके नाम की पर्ची डाल दी गई, लॉटरी डाल दी गई। लॉटरी समझ रहे हैं? सबके नाम की पर्ची आई कि पहले एक काम करो, एक बॉक्स आपकी पर्ची डाल दी और पर्ची उठाई गई कि भाई इसमें जो पर्ची का नाम निकलेगा वो सब लोग 2 वर्ष के लिए होंगे। तो जिसका भी नाम आया उसमें, तो इसमें कोई आपका किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हुई, कोई आपका डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हुआ, कोई भेदभाव तो नहीं है किसी के साथ में। लॉटरी इसलिए होता है, लॉटरी का मतलब होता है जैसे मान के चलो एक कोई प्लॉट है जमीन का, उसके लिए आवेदक 100 है, 100 लोगों ने इस प्लॉट की चाहत रखी और सरकार इस प्लॉट को बेचना चाह रही थी, तो सरकार क्या करेगी? लॉटरी निकाल देगी, 100 लोगों के नाम इसमें डाल देगी और एक छुटकू बच्चे को बुलाया जाएगा जो नादान सा बच्चा है, इनका किसी का संबंध नहीं होगा, उससे कहा जाएगा कि भाई आकर के 5 लोगों को, 100 लोगों ने आवेदन किया था लेकिन प्लॉट 1 है या 5 है, तो कितनी पर्ची उठा लेगा? वो 5 पर्ची उठाएगा। तो इसमें कोई पार्शलिटी नहीं होती, ये तो क्या हो गया? लक हो गया। ये तो उसका भाग्य है कि उसके हिस्से में आएगा या नहीं आएगा। ओके। तो क्या होगा फिर? यहाँ पर कुछ लोग 2 वर्ष के लिए हुए, तो बताओ जो 2 वर्ष के लिए चुने गए होंगे वो कब रिटायर हो गए होंगे? 1924 में। और यही किया गया था कि 2 वर्ष के लिए चुने गए थे वो 1 तिहाई सदस्य थे, तो 1 तिहाई 1954 में हो गए होंगे रिटायर, यस और नो। फिर 2 वर्ष बाद ये जो जिनका 4 वर्ष का हो गया होगा, यानी जो 1954 में चुना गया होगा फिर
1952 से कोई आपका कब तक रहा, 1954 तक रहा, 1954 में फिर चुन लिए गए होंगे तो वो रहेंगे 1960 तक, वो 1960 तक रहे होंगे। फिर ऐसे ही कुछ ऐसे होंगे जो 1956 में 1956 में रिटायर हुए होंगे, उनकी जगह जो चुने गए होंगे फिर वो 1962 तक रहे होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो पूरे 6 वर्ष तक तो वो 1958 तक रहे होंगे, इनके बाद में जो चुने गए होंगे 1964 तक। तो खुद ही 2 वर्ष का अंतर पैदा हो गया या नहीं हुआ? यानी ये सिस्टम हमारा सेट हो गया कि हर 2 वर्ष पर हर मतलब एवरी 2 ईयर्स में आपका 1/3 मेंबर रिटायर होते रहेंगे और प्रोसेस बन जाएगा आसानी से। बात क्लियर है? आज की बात पे ये डाउट नहीं रहेगा इस तरह का कि मेटाक्ष को लोकसभा में शक्तियां प्राप्त हैं, यानी कि स्पीकर को उसकी कार्यवाही से जो शक्तियां प्राप्त है वही सारी की सारी शक्तियां किसको प्राप्त है? वही सदन के संचालन में राज्यसभा के सभापति को प्राप्त है। बात कॉमन होगी क्योंकि ये भी सदन के प्रमुख है, वो भी सदन के प्रमुख है, लेकिन किन स्थितियों में नहीं होगा? जैसे मैं आपसे बोलूं, एक स्थिति ऐसी होगी जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है कि वो धन विधेयक का निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पर जो फाइनल डिसीजन होगा वो स्पीकर का होगा। क्या ये अधिकार राज्यसभा के आपका सभापति को प्राप्त है? क्या ये जो अधिकार है ये आपका, मुझे बताइए आप, कि ये आपका चेयरमैन को प्राप्त है? तो स्पीकर और चेयरमैन के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे लोकसभा बिल, ठीक है, तो बाकी सारी चीजें क्या है? सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, अब आते हैं कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, मैं आपसे बात पूछना भी चाहूंगा कि जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति थी वो किस आर्टिकल के तहत हुई थी? तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि जो प्रमुख है या पूछें जो दूसरा प्रमुख है उन सबकी नियुक्ति हमने बात की थी आर्टिकल 93 में। मैंने कहा था यहाँ पर संसद के सदन के प्रमुख का चुनाव है, तो जहां पर लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 93, सारे लोगों ने बताया आर्टिकल 93, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। तो आर्टिकल 93 में ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आर्टिकल 93 में ही फिर आपका क्या बात करेंगे? सेम स्थिति। हटाए जाने की बात किसमें की हमने? हटाए जाने की बात किसमें की हमने? बोले भी फटाफट से, कल की बातों को रिपीट करके। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं। अब आगे की स्थिति पर बात करते हैं। एक स्थिति और आएगी, वो स्थिति क्या है कि लोकसभा में कभी ऐसा होगा कि आपका 54 लोग आ गए तो उस दिन क्या सदन की बैठक हो सकती है? तो गणपूर्ति का मतलब क्या हो गया? गणपूर्ति का दूसरा मतलब वर्तमान सीटों का 1%, सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्य। सदन की कार्यवाही मतलब उस हाउस का जो साथी आपका कार्यवाही होगा, कार्यवाही के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य कम से कम है। इससे ज्यादा जितने भी हों, चाहे सारे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम नंबर्स फॉर हाउस, मिनिमम नंबर्स फॉर हाउस, ठीक है, इतनी चाहिए आपको कार्यवाही। इसमें देखो, हमको इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं होता है उस सदन में संख्या कितनी है। लोकसभा में कितनी है वर्तमान सीट? तो आप सबका आंसर होगा भैया लोकसभा में जो है हमारी सीटों की संख्या है आपका 543 वर्तमान में। तो क्या 543 का बहुमत देखा जाएगा? साधारण बहुमत नहीं, इसमें साधारण बहुमत मतलब होता है जैसे लोकसभा में मान के चलो, लोकसभा में अधिकतम तो कितना है? अधिकतम है आपका 550, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 550 को तो आप सोचेंगे नहीं अभी, 552 सीटें जिसको हमने आपसे जिक्र किया, 2 इंग्लैंड को हटा दिया, अधिकतम तो 552। मैंने आपसे कहा था सीटों की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ भारतीयों का प्रतिशत घटाया गया है। तो प्रेजेंट की बात करते हैं 543। तो क्या 543 पे कैलकुलेट किया जाता है? नहीं। मान के चलो ऐसा होगा ना, लोकसभा में किसी दिन ऐसा होगा कि सिर्फ 300 लोग आए हैं, कितने? 300 मेंबर आए हैं, तो इन 300 मेंबर पर कैलकुलेट होगा, ना कि 543 पर। तो 300 का कैसे देखा जाएगा कि इसका आधा किया जाए और प्लस में 1, तो कितने लोगों का मत आ गया? 151 लोगों का। तो किसी सदन में लोकसभा की अगर हम बात कर रहे हैं तो लोकसभा में कितने पर होगा आपका? इसको बोलेंगे 151 पर, ये बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। तो इसमें मतलब है उपस्थित कितने लोग हैं वहां पर और कितने लोगों ने वोटिंग की है। अब मान के चलो जो उपस्थित थे वहां पर 300 लोग, 305 लोग उपस्थित थे, 5 ने वोटिंग नहीं की। वोटिंग कितने लोगों ने की? उपस्थित और साथ में वोटिंग भी कितने? उपस्थित से भी मतलब नहीं है, उपस्थित में भी जितने लोगों ने मतदान किया है उनके आधे से एक ज्यादा होना चाहिए। ये क्या होता है हमारा? सिंपल होता है। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? दूसरी बात तो दूसरी बात क्या है कि साधारण बहुमत किन मामलों के लिए चाहिए? तो वो 2 स्थितियां हो सकती हैं आपका। कोई साधारण विधेयक है, ऑर्डिनरी बिल है, कोई साधारण विधेयक है, सॉरी बी लिख दिया, विधेयक, साधारण विधेयक और आपका धन विधेयक। धन विधेयक लेकिन पेश कहां पर होगा? लोकसभा में, और लोकसभा में वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। इन स्थितियों में होगा साधारण बहुमत, या तो कोई ऑर्डिनरी बिल है, या तो कोई ऑर्डिनरी बिल है, या कोई मनी बिल है, MB4 मनी बिल, कोई मनी बिल है आपका, ठीक है, या ऑर्डिनरी बिल है। दूसरा कौन सा विशेष प्रकार का बहुमत? एक तो होगा साधारण बहुमत, दूसरा होगा पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं अभी? तो आप कहोगे लोकसभा में भी आपकी 543 सीट है, उदाहरण से समझते रहना, 543 सीट। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ आपका जो संसद के सदस्य हैं लोकसभा में वो अपनी सीट को छोड़ दें, यानी कि वो राज्य चले जाए, मैंने कहा था, या ऐसे हो सकता है कुछ उसमें से राज्यसभा चले जाएं इसी वजह से, या ऐसा हो सकता है कुछ की मृत्यु हो जाए, या ऐसे हो सकता है कि कुछ अपना त्याग पत्र दे दें, कुछ और काम उनको करना है, राजनीति का उनका मन नहीं रहा है। तो ये संभव है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल संभव है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कुछ सीट खाली हो जाती है। मान के चलो इसमें कुल 543 सीट है और 13 सीट ऐसी हो गई, 13 सीट हो गई आपका वैकेंट, यानी कि खाली, तो उनको कहते हैं रिक्त सीट। तो बची कितनी सीट है अभी? तो 543 में से फिर 13 घटा दिया जाएगा, यानी इनको हटा दिया जाएगा और सीट बची 530। तो 530 पर मेजोरिटी देखी जाएगी, यानी 530/2, 530/2, इसका आधा प्लस में 1 होगा, तो कितना बन जाएगा बताओ? 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 पंजे प्लस में 1 हो जाएगा, तो 266 हो जाएगा। बात क्लियर है? ये क्या हो गया 266? पूर्ण बहुमत कितने पर होगा? वो होगा साथी कुल पर। ये कितने पर होगा? खाली को छोड़ करके। फिर इसकी जरूरत कहां पड़ती है? तो जो हमारा बहुमत है, प्रभावी बहुमत, उसका इस्तेमाल कई बार हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा के जो आपका अध्यक्ष होते हैं इनको हटाने के लिए, जिसको हमने कल एक नाम बताया था, आपको जरा बताएं कौन सा मैंने आपको बहुमत बताया था उनको हटाने के लिए? उस बहुमत का क्या नाम था? कल एक बहुमत हमने आपको बताया था, कल बताया था, तो उससे पिछले कल ही बताया था, जरा फटाफट से बताएंगे। तत्कालीन बहुमत, करंट तत्कालीन बहुमत, इसी का रूप है, ठीक है। चौथे बहुमत पर आते हैं। चौथा है विशेष बहुमत, और ये विशेष है, महत्वपूर्ण है।